हेलो नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम लोग जो है सोशल साइंस, जी हाँ, 10th क्लास के सोशल साइंस का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हुआ है, जी हाँ, 2024 को में जो एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का फाइनल, उसके मद्देनज़र जो बिहार सरकार ने जो अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का, उसका क्वेश्चन का हम जो है सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि आप लोग जो है अपना स्कोर मिलाते चलिएगा कि टोटल 80 में से 40 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है, लेकिन फिर भी आप 80 में कितना नंबर ला पाते हैं ताकि ये निर्धारित हो सके कि आपका 40 में 40 सही होता है या नहीं। तो आप अपना भी जांच करते रहिए। आज सोशल साइंस का हम लोग जो सेट है यानी मॉडल सेट है उसे हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आप लोगों का, आप देख सकते हैं। पहला सवाल है, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? जी हाँ, इनमें से कौन जो है जैविक संसाधन नहीं है? मछली, मिट्टी, पेड़ या फिर मानव। तो देखिए, मछली भी जीव है, पेड़ भी जीव है और मानव भी जीव है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? मिट्टी। जी हाँ, मिट्टी क्या है? ये जैविक संसाधन नहीं है, ये भौतिक संसाधन है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा दूसरा सवाल है आप लोगों का कि भारत सरकार, जी हाँ, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग जो है वन आच्छादित रहना चाहिए? अर्थात भारत सरकार की जो वन नीति है उसके अनुसार भारत की भूमि का कितना हिस्सा जो है वनों से ढका रहना चाहिए, यानी कितने हिस्से पर जो वन यानी जंगल होने चाहिए? 15, 33, 30 या 45%। तो जी हाँ, सही जवाब है आपका 33% जो वन है वो होने चाहिए भारत में। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है आपका, महानदी पर कौन सा बांध बना है? जी हाँ दोस्तों, महानदी पर कौन सा बांध बना है? भाखड़ा नांगल, नागार्जुन सागर, हीराकुंड या फिर रिहंद। तो जो महानदी बहती है उस महानदी पर बना हुआ बांध कौन सा है? जी हाँ, हीराकुंड बांध बहुत ही प्रसिद्ध बांध है। महानदी पर कौन सा बांध बना है? तो हीराकुंड आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल है आप लोगों का कि टैक्सोल क्या है? जी हाँ, टैक्सोल जो है ये क्या है? मलेरिया की दवा है, कैंसर रोधी दवा है, दर्द निवारक दवा है या इनमें से कुछ भी नहीं है? तो जी हाँ, जो टैक्सोल होता है ये कैंसर रोधी दवा है, यानी कैंसर के इलाज में इसका यूज किया जाता है। किसका? टैक्सोल का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5वां सवाल आप लोगों का है कि इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? जी हाँ, इनमें से कौन जो है वो धात्विक खनिज नहीं है? बॉक्साइट, क्रोमाइट, ग्रेफाइट या फिर निकल। तो जी हाँ, धात्विक खनिज नहीं है अर्थात जिसमें धातु नहीं होता है। तो इसका आपका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ग्रेफाइट। जी हाँ, ग्रेफाइट क्या है? ये धात्विक खनिज नहीं है, ये कार्बन का अपरूप है, खनिज नहीं है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। छठा सवाल छठा सवाल है आप लोगों का कि इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? जी हाँ, जो टर्शियरी कोयला भंडार है उसका क्षेत्र कौन है? झारखंड, ओडिशा, मेघालय या मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा झारखंड जो है वो टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों हैं। चलिए नेक्स्ट, नहीं माफ़ कीजिएगा, इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है आपको बताना है। तो झारखंड जो है ये टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है और ये तीनों जो हैं वो नहीं है। तो सही जवाब आपका ये होगा झारखंड। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। 7वां सवाल, इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? जी हाँ, किस तत्व से हमें परमाणु शक्ति नहीं मिलती है? यूरेनियम, मोनाजाइट, बॉक्साइट या फिर थोरियम। तो जी हाँ, आपका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। मोनाजाइट जो है ये परमाणु शक्ति का साधन नहीं है, बाकी ये तीनों परमाणु शक्ति के साधन हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपका 8वां सवाल। 8वां सवाल है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? जी हाँ, जो भारत देश है इसको कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 5, 6, 8 या फिर 9। तो भारत को जो है टोटल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो जी हाँ, 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 8वां सवाल,
इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? जी हाँ, असम में बाढ़ सबसे ज़्यादा किस नदी के कारण आता है? ब्यास, ताप्ती, ब्रह्मपुत्र या महानदी? तो बहुत ही आसान सा सवाल है ये। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र में कौन सी असम में कौन सी नदी बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो बी आपका सही जवाब होगा। असम में बाढ़ का कारण जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल है आपका, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? जी हाँ, तरुण भारत संघ नामक जो एनजीओ है, जो संस्था है, वो किस राज्य की संस्था है? बिहार, केरल, गुजरात या फिर राजस्थान? तो जी हाँ, इसका जो सही जवाब होगा, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? तो जी हाँ, राजस्थान से है। कहाँ से है? तो राजस्थान आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं आपका। 11 नंबर सवाल है कि इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है? जी हाँ, किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है? अभ्रक का, मैग्नीज का, बॉक्साइट का या इनमें से सभी? तो जी हाँ, जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो अभ्रक का इस्तेमाल होता है। जी हाँ, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अभ्रक। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? जी हाँ, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। इंद्रपुरी जो जलाशय योजना है वो किस राज्य में है? मणिपुर, बिहार, केरल या फिर झारखंड? तो जी हाँ, जो इंद्रपुरी जलाशय योजना है ये बिहार में ही है। जी हाँ, कहाँ है? बिहार आपका सही जवाब होगा, बी। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल है, असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का क्या नाम है? जी हाँ, वैसी पुस्तक जिसमें कि असाधारण पौधों का लिस्ट जो है वो तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ब्लू बुक, येलो बुक, ग्रीन बुक या फिर रेड बुक? तो जी हाँ, ग्रीन बुक उसे कहा जाता है। असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? ग्रीन बुक। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? जी हाँ, आपको ध्यान देना है, रबी फसल नहीं है। गेहूं, चना, चावल, सरसों? तो जी हाँ, सही जवाब आपका हो जाएगा चावल रबी फसल नहीं है, चावल खरीफ फसल है। जबकि गेहूं, चना और सरसों ये तीनों के तीनों क्या है? रबी फसलें हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल पर चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल है आपका, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। जी हाँ, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल जो है वो क्या चीज़ है? चूना पत्थर, कोयला, एल्युमिनियम या इनमें से सभी? तो जी हाँ, जो सीमेंट उद्योग होता है उसका जो कच्चा माल होता है वो कच्चा माल आपका क्या होता है? चूना पत्थर। जी हाँ, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर इज द राइट आंसर। तो 15 का आपका ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का कि कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? जी हाँ, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, गोवा, केरल या इनमें सभी? तो जो कोंकण रेल परियोजना है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। जी हाँ, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं आपका। 17 नंबर सवाल है कि 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? जी हाँ, 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जनसंख्या नियंत्रण सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन या आर्थिक विकास सम्मेलन? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा बी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1992 में रियो डी जेनेरो में किया गया था। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल है आप लोगों का कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जी हाँ, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी? तो भारत में पाई जाने वाली जो सबसे ज़्यादा मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है? जी हाँ, जलोढ़ मिट्टी आपका सही जवाब होगा। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल है आप लोगों का कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? जी हाँ, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? शिव समुद्रम, मणिकरम, दार्जिलिंग या फिर शिमला? तो जी हाँ, सही आपका जवाब होगा, जो पहला जल विद्युत संयंत्र है वो शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आपका 20 नंबर सवाल है, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? जी हाँ, बिहार राज्य में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? पटना में, बांका में, बरौनी में या फिर गया में? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो जी हाँ, बरौनी आपका सही जवाब होगा, बरौनी में। अगर बच्चों आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगला सेट प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार का और भी जो सेट निकले हुए हैं बिहार बोर्ड के ओर से, जो मॉडल सेट आया हुआ है, उन सब का जो सॉल्यूशन है वो पाने के लिए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है आप लोगों का 21 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? जी हाँ, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? भूकंप, बाढ़, वर्षा की कमी या फिर सुनामी? तो जी हाँ, आपका सही जवाब होगा, सूखा किस कारण से पड़ता है? सूखा पड़ने का जो मेन कारण है वो क्या है? जी हाँ, सूखा पड़ता है वर्षा की कमी से। तो सी आपका सही जवाब होगा, वर्षा की कमी। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है? जी हाँ, सरदार सरोवर जो कृत्रिम जलाशय है उसका संबंध जो है वो किससे है? नर्मदा नदी से, गंगा नदी से, दामोदर नदी से या सतलज नदी से? तो जो सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय है इसका संबंध जी हाँ किससे है? तो नर्मदा नदी से है। जी हाँ, सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर सवाल है आप लोगों का कि जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? जी हाँ, जून महीने 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? बुलबुल, पीपरजाय, यास या इनमें से कोई नहीं? तो जी हाँ, 2023 में भारत में आने वाला जो तूफान था वो कौन था? पीपरजाय था। जी हाँ, पीपरजाय नामक तूफान आया था जिसने भारत में बहुत तबाही मचाई थी। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल है आप लोगों का कि पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग, दीर्घ तरंग या इनमें से सभी? तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को प्राथमिक तरंग कहा जाता है, प्राइमरी वेव। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं 25 नंबर सवाल है आप लोगों का, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? जी हाँ, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टाकी या फिर रेडियो? तो देखिए, किसी समय में समय समय का दौर है, किसी समय में जो है सबसे लोकप्रिय साधन जो है वो हुआ करता था आपका रेडियो, रेडियो के बाद आपका हुआ टेलीफोन, टेलीफोन के बाद वॉकी टॉकी, लेकिन अभी के समय में सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? जी हाँ, मोबाइल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आपका 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल है कलकत्ता, जी हाँ, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? जी हाँ, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन? जी हाँ, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में इस एक्ट को पास किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपका 27 नंबर सवाल क्या है? 27 नंबर सवाल है, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? जी हाँ, यूरोप में राष्ट्रवाद की जो शुरुआत है वो कहाँ से यानी किस देश से हुई थी? फ्रांस, रूस, जर्मनी या फिर इटली? तो जी हाँ, सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? जर्मनी से क्या हुआ था? राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी। जर्मनी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग भी अपना जो है जांच करते रहिए, चल आप लोग का जो जवाब क्या है और हमारा जवाब क्या, कितना जवाब आपका मैचिंग हो पा रहा है, ताकि आप पता चल सके, आप अपने आप को एनालाइज कर सके कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, क्या आप 100 में 100 लाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। और ये जो सवाल है, ये सवाल जो है बिहार बोर्ड के प्रोफेसरों द्वारा तैयार किया गया है, जो कि मेन एग्जाम के लिए सवाल तैयार करते हैं, उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया ये मॉडल सेट है। तो ऐसा भी होता है कि एग्जाम में इस मॉडल सेट से करीब 15 से 20% सवाल जो है वो हूबहू मैच भी कर जाते हैं। तो आप बड़ी ध्यानपूर्वक अपना जो है सवाल और आंसर को मिलाते चलिएगा। आपसे और अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के जानकारी भरे वीडियो
इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट नंबर सवाल है आपका 28 नंबर, राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? जी हाँ, राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? बिस्मार्क ने, नेपोलियन ने, मेजनी ने या फिर लेनिन ने? जी हाँ, तो सही जवाब होगा नेपोलियन ने किया था। जी हाँ, किसका? राइन राज्य संघ की स्थापना किसने किया था? नेपोलियन। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है 29 नंबर। 29 नंबर सवाल है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? जी हाँ, अप्रैल थीसिस जो है वो किसने लिखी है? रूसो, टॉल्स्टॉय, लेनिन या फिर कार्ल मार्क्स? तो अप्रैल थीसिस जो है वो लिखा है, जी हाँ, किसने? लेनिन। सी इज द राइट आंसर, लेनिन ने लिखा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का 30 नंबर, खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? जी हाँ, खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया? सैयद अहमद खां, खान अब्दुल गफ्फर खां, के बी हेडगोवार या राज राम मोहन राय? तो खुदाई खिदमतगार गठन जो संस्था थी, इसका गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फर खां। बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। 31 नंबर सवाल है आप लोगों का प्यारे बच्चों, लाला हरदयाल ने इसमें से किसकी स्थापना की? जी हाँ, जो लाला हरदयाल थे उन्होंने किसकी स्थापना की थी? गदर पार्टी की, स्वराज पार्टी की, हिंदू महासभा की या फिर किसान सभा की? तो जो लाला हरदयाल थे उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। बहुत ही चर्चित सवाल है। लाला हरदयाल ने, जी हाँ, किसका गठन किया था? गदर पार्टी। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का 32 नंबर, साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? जी हाँ, जो साम्यवादी गुट हुआ करता था उसका अगुवा कौन था? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन या फिर चीन? तो जो साम्यवादी गुट था उसका अगुवा सोवियत संघ था। जी हाँ, कौन था? सोवियत संघ अगुवा था किसका? साम्यवादी गुट का। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। 33 नंबर सवाल है आपका, इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? जी हाँ, मार्टिन लूथर की कृति इनमें से कौन है? अप्रैल थीसिस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 95 थीसिस या फिर कॉमन विल? जी हाँ, मार्टिन लूथर की जो कृति है वो 95 थीसिस है। जी हाँ, इसमें से मार्टिन लूथर की कृति कौन है? 95 थीसिस। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? जी हाँ, जो बंगाल गजट आया था उसका प्रकाशन किसने किया था? जेम्स ए हिक्की, मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो बंगाल गजट का जो प्रकाशन है वो बंगाल गजट का प्रकाशन जो है जेम्स ए हिक्की ने किया था। जी हाँ प्यारे बच्चों, किसने किया था? जेम्स ए हिक्की। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है आप लोगों का कि यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? जी हाँ, जो यूनान था वो किस देश के अधीन था, अर्थात यूनान पर किसका कब्जा था? ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर तुर्की? तो यूनान पर कब्जा, जी हाँ, किसका था? ऑस्ट्रिया का। यूनान किस देश के अधीन था? तो ऑस्ट्रिया देश के। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का 36 नंबर सवाल, नमक कानून, जी हाँ, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? बहुत ही चर्चित सवाल है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? साबरमती, सूरत, दांडी या चंपारण? तो जी हाँ, जो दांडी है ये नमक सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है। तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा, दांडी। नेक्स्ट नंबर सवाल हम लोग देखते हैं 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल आप लोगों का है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? जी हाँ, जो समाजवादी हैं उनका बाइबिल किसे कहते हैं? दास कैपिटल, अप्रैल थीसिस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? जी हाँ, जो समाजवादी दल था उन लोगों का बाइबल जो है वो किसे कहा जाता था? तो जी हाँ, दास कैपिटल को कहा जाता था। जी हाँ, किसे कहा जाता था? दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा गया है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। 38 नंबर सवाल है आप लोगों का, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? जी हाँ, जो सिंगापुर है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? 1945, 1965, 1975 या फिर 1955? तो जो आपका सिंगापुर है वो सिंगापुर स्वतंत्र राष्ट्र बना था। जी हाँ, कब बना था? 1965 में। कब बना था? 1965 आपका सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है आप लोगों का कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। जी हाँ, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, जर्मनी, रूस या फिर फ्रांस। तो जी हाँ, वियना कांग्रेस में जो जर्मनी है वो सम्मिलित नहीं था। बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 40 नंबर आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, फॉरवर्ड जो ब्लॉक है उसकी स्थापना किसने की? M.N. रॉय, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल या फिर चित्तरंजन दास। तो जी हाँ, बहुत ही चर्चित है ये। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। 41 नंबर सवाल है आप लोगों का कि बम्बई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ था? जी हाँ, बम्बई राज्य को विभाजित करके दो राज्य कौन कौन से बने थे? महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात। बी आपका सही जवाब है, महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं 42 नंबर सवाल है कि बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? जी हाँ, बिहार में टोटल नगर निगमों की संख्या कितनी है? 10, 19, 12 या फिर 14। तो बिहार में टोटल नगर निगम स्थापित है जी हाँ 19। आपका सही जवाब हो जाएगा बी। बिहार में टोटल नगर निगम कितने हैं? तो बिहार में टोटल नगर निगम जो है वो 19 है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का 43 नंबर सवाल कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? जी हाँ, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1952, 1953 या 1954। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसकी स्थापना की गई थी 1953 में। सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, 1953। नेक्स्ट नंबर सवाल है आप लोगों का कि चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? जी हाँ, जब कहीं चुनाव होने लगता है तो आचार संहिता लागू कौन करता है? निर्वाचन आयोग, क्षेत्रीय दल, सत्तारूढ़ दल या विपक्षी दल। तो जी हाँ, चुनाव आचार संहिता को लागू करता है निर्वाचन आयोग। जी हाँ, कौन करता है? निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट नंबर सवाल है आप लोगों का 45 नंबर सवाल है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं जी हाँ, कितने स्तर की? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय या फिर 4 स्तरीय। तो जी हाँ, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं जो है वो त्रिस्तरीय है। जी हाँ, कितनी स्तरीय? त्रिस्तरीय। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं आपका 46 नंबर सवाल है, आंग सान सू की किस देश की नागरिक है? जी हाँ, आंग सान सू की जो है वो किस देश की नागरिक है? म्यांमार, नेपाल, भूटान या फिर बांग्लादेश। तो सही जवाब हो जाएगा आपका भूटान की। आंग सान सू की किस देश की नागरिक है? तो भूटान की। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं आपका 47 नंबर सवाल है चिली की। जी हाँ, चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? मैरी रॉबिन्स, किम कैंपबेल, लॉरा चिंचिला या मिशेल बाचेलेट। जी हाँ, चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट थी। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अगला सवाल बच्चों आपका क्या है कि इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? जी हाँ, किस पर लोकतंत्र का जो भविष्य है वो निर्भर करता है? जातिवाद, निष्पक्ष चुनाव, अलगाववाद या इनमें से कोई नहीं। तो जो लोकतंत्र का भविष्य है ये निर्भर करता है निष्पक्ष चुनाव पर। जी हाँ, किस चीज पर? निष्पक्ष चुनाव। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। लोकसभा में, जी हाँ, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 540, 543, 545 या फिर 550। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 543। जी हाँ, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 543। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं आपका। अगला सवाल है 50 नंबर, इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? जी हाँ, किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, भारत या चीन। तो जी हाँ, भारत में क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र मौजूद है। टोटल 50 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा और 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसे भी फटाफट देख लेते हैं। लेकिन अभी अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे आपके लिए और मेहनत और नए नए कंटेंट लाने का। अगला सवाल 51 नंबर है, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? जी हाँ, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? 5000,
10,000, 7,000 या 15,000। तो जो ग्राम पंचायत का गठन करने का नियम है वो टोटल 7,000 जनसंख्या पर निर्धारित है। जी हाँ, कितनी जनसंख्या पर? तो 7,000। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का 52 नंबर सवाल क्या है? 52 नंबर सवाल है कि 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की थी? जी हाँ, 1975 में जो आपातकाल लगा था उसकी घोषणा किसने की थी? जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो जी हाँ, 1975 के आपातकाल की जो घोषणा है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी, क्योंकि उस समय कौन प्रधानमंत्री था भारत का? तो जी हाँ, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का, पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? जी हाँ, पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? सरपंच, महापौर, जिला दंडाधिकारी या सत्र न्यायाधीश। तो जी हाँ, पूरे जिले का यानी होल डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन कौन करता है? तो जी हाँ, जिला दंडाधिकारी करता है। कौन करता है? जिला दंडाधिकारी। नेक्स्ट नंबर सवाल हम देखते हैं। 54 नंबर सवाल है कि नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन शुरू हुआ था? तो नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ था वो कब हुआ था? जी हाँ, 2006 ईस्वी में हुआ था। नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए आंदोलन कब हुआ? 2006 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ था? जी हाँ, जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? नेपाल में, बोलीविया में, बांग्लादेश में या बेल्जियम में? जी हाँ, तो इसका सही जवाब होगा बोलीविया में। क्या हुआ था? आप जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध वहाँ के लोगों ने क्या किया था? संघर्ष यानी विद्रोह शुरू कर दिया था। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। 56 नंबर सवाल है आप लोगों का, विग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? यानी ये जो विग एवं टोरी नामक राजनीतिक दल है ये किस देश के हैं? यूगोस्लाविया, उत्तरी आयरलैंड, मैक्सिको या फिर ब्रिटेन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जी हाँ, ब्रिटेन के ये क्या है? राजनीतिक दल है। कौन? विग एवं टोरी। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। 57 नंबर सवाल है आप लोगों का कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? जी हाँ, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1873, 1918, 1928 या फिर 1945 ईस्वी में? जी हाँ, सही जवाब होगा आपका बी, 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। 58 नंबर सवाल है आप लोगों का, इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? जी हाँ, जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसकी विशेषता क्या है? दोहरी सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता या फिर इनमें से सभी? तो जी हाँ, एक संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता इनमें से सभी। डी आपका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। 59 नंबर सवाल है कि पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? जी हाँ, जो पटना नगर निगम है उसमें टोटल कितने वार्ड हैं? 45, 48, 53 या फिर 75? तो इसका जो सही जवाब है आप लोगों का, पटना नगर निगम में टोटल वार्डों की संख्या कितनी है? तो जी हाँ, 75 वार्डों में बटा हुआ है पूरा का पूरा पटना नगर निगम। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 60 नंबर सवाल है आप लोगों का कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई थी? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, काशीराम या फिर अजीत सिंह? तो जी हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी बनी थी वो अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में बनी थी। तो आपका ए जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 61 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? जी हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950 में, 1952 में, 1954 में या 1956 में? तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, जी हाँ, 1952 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। अगला सवाल देखते हैं। 62 नंबर सवाल है आप लोगों का कि भारत में राष्ट्रीय आय, जी हाँ, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है?
नीति आयोग, योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन? तो जी हाँ, जो राष्ट्रीय आय की गणना है ये की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं 63 नंबर सवाल है आपका कि y बराबर सी प्लस आई में आई क्या है? आय है, निवेश है, उपभोग है या फिर ब्याज है? तो जी हाँ, आई जो होता है, आई का मतलब यहाँ पर क्या है? इन्वेस्ट। तो इन्वेस्ट का मतलब क्या होगा? निवेश है। जी हाँ, आई क्या है? निवेश। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 64 नंबर कि इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है? जी हाँ, क्या है जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है? बीमा का व्यय, मूल्यह्रास, कच्चे माल की कीमत या फिर इनमें से सभी? तो जी हाँ, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है इनमें से ये तीनों। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट नंबर सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का 65 नंबर सवाल है कि खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? जी हाँ, जो खनन है उसे किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं? तो जो खनन है उसे प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। जी हाँ, किस क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? जी हाँ, लोगों के कल्याण पर बल दिया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जी हाँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था आपका सही जवाब हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। आपका 67 नंबर सवाल क्या है कि इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? जी हाँ, पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? पूंजी कौन सा कार्य करती है? लगान देती है, मजदूरी देती है, ब्याज देती है या फिर लाभ देती है? तो जो पूंजी का कार्य है वो पूंजी का क्या है? ब्याज कमाना। जी हाँ, पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? ब्याज। तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? जी हाँ, इनमें से क्या जो है जो संस्थागत वित्त का स्रोत है? महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार या फिर सहकारी बैंक? तो संस्थागत वित्त का स्रोत जो है वो क्या है? सहकारी बैंक। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। 69 नंबर सवाल है आप लोगों का कि भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? अल्पकालीन, मध्यम अवधि, दीर्घकालीन या फिर इनमें से सभी? जी हाँ, भारतीय पूंजी बाजार जो है वो किस प्रकार का वित्तीय साधन जो है वो प्रदान करता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दीर्घकालीन। जी हाँ, कैसा साधन? दीर्घकालीन साधन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर सवाल है आप लोगों का ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? जी हाँ, वित्त की यानी ऋण की आपूर्ति कौन करता है? सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, नाबार्ड या भारतीय रिजर्व बैंक? तो जी हाँ, ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? तो जी हाँ, नाबार्ड करता है। कौन करता है? नाबार्ड। और नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक संस्था है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? जी हाँ, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1901, 1904, 1912 या 1915 में? तो जी हाँ, सहकारिता आंदोलन का जो प्रारंभ है भारत में वो कब हुआ था? जी हाँ, वो हुआ था आपका 1904 ईस्वी में। बी आपका सही जवाब होगा 1904 में। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? जी हाँ, जो विकसित देश होते हैं तो वहाँ का कार्यबल का अधिकांश हिस्सा जो है वो किस क्षेत्र में कार्यरत का मतलब होता है किस क्षेत्र में लगा होता है? कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो जी हाँ, विनिर्माण क्षेत्र में लगा होता है विकसित देशों का कार्यबल का अधिकांश हिस्सा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? जी हाँ, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1975, 1982, 1991 या फिर 1995? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1991। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का कि कृषि उत्पादों के प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, कृषि उत्पादों के प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग होता है? एसआई मार्क, आईएसआई मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क
या फिर इनमें से सभी। तो जी हाँ, जो कृषि उत्पाद होते हैं उनकी प्रमाणिकता के लिए एग मार्क चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, किस चिन्ह का? एग मार्क। नेक्स्ट सवाल देखा जाए। अगला सवाल है कि मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? जी हाँ, मानव पूंजी का प्रमुख घटक भोजन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इनमें से सभी है। तो मानव पूंजी का प्रमुख घटक ये तीनों के तीनों है, ये तीनों मानव की क्या है? पूंजियां हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? जी हाँ, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? 1980, 1989, 1997 या फिर 2004 ईस्वी में। तो जवाहर रोजगार योजना जो है वो 1989 में लागू की गई थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है HDI। जी हाँ, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब शुरू की गई थी? HDI जो है वो कब शुरू की गई थी? 1980, 1990, 1970 या फिर 1960 में। तो जी हाँ, HDI की शुरुआत जो है वो 1990 में हुई थी। तो बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। 78 नंबर सवाल है आप लोगों का। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? वानिकी, मछली पालन, विनिर्माण या फिर पशुपालन। तो जी हाँ, विनिर्माण जो है ये प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है और ये तीनों के तीनों प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। 79 नंबर सवाल है आप लोगों का। इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? वस्तुएं, वस्तु मुद्रा, मुद्रा या इनमें से सभी? जी हाँ, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल कौन करता है? तो जी हाँ, मुद्रा करता है। कौन करता है? मुद्रा। तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है 80 नंबर आपका। 80 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? जी हाँ, व्यापारिक बैंक कौन नहीं है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो जी हाँ, व्यापारिक बैंक यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों व्यापारिक बैंक है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? ये बैंकों का एक संघ है। तो इस प्रकार से टोटल हमने 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चनों को देखा। अगर आपने कितना सही किया कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि टोटल 80 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही सही दिया है, ताकि हमको भी पता चल सके कि आपकी जो तैयारी हो किस लेवल तक हुई है। तो अगला जो मॉडल सेट होगा वो आपको कल मिल जाएगा। तो कल जो है पुनः आप लोग जो है हमारा वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपसे पुनः हम अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा मनोबल जो है वो बढ़ता रहे आपके लिए और अच्छी तरह से मेहनत करने का और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाने के लिए। तो मिलेंगे पुनः कल। टेक केयर।